दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। तो चले दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, मैं आज एक ऐसे लड़के की कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं जो वो लड़का एक खूबसूरत लड़की से प्यार करता था, मन ही मन। उसको कहते हैं एक तरफा प्यार। कभी भी उस लड़की ने इसकी तरफ मुड़ करके मुस्कुराया तक नहीं, ना हेलो कहा और ना करीब आने का कोशिश किया। लेकिन ये नौजवान लड़का उस लड़की से इतना आकर्षित था, उसको हर हाल में पाना चाहता था। एक हद से ज़्यादा वो चाहने लगा था। उस लड़के का नाम है अजीत। अजीत का एक रेडीमेड का शॉप था, खास करके लेडीज सामान का बिक्री किया करते थे। और वहाँ पर जब लड़की एक शाम को आती है ना, तब उस लड़की से पहली बार मुलाकात होती है। लड़की का पहनावा, बोलने का तरीका, सब कुछ देख करके अजीत को लग रहा था कि काश ये मेरी दोस्त हो जाती, मेरी प्रेमिका बन जाती। वैसे अजीत के पास में पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भगवान अब ऐसा जोड़ी किसी किसी को बनाता है। उस लड़की से बिल्कुल नज़दीक होने का बहुत कोशिश किया। जो सामान महंगा था उसको आधे दाम पर उस लड़की को बेच दिए थे। लड़की आती रहती थी, उनके दुकान पर जाती रहती थी। और जब वो आती थी ना, तो कुछ न कुछ उसके साथ में भीड़ भी दुकान में आ जाती थी। इतनी खूबसूरत लड़की थी कि नौजवान लड़के उसके चक्कर काटते रहते थे। लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि किसी नौजवान की तरफ देख कर के मुस्कुराती हो। अपने काम से वो मतलब रखती थी। अजीत के दुकान में आती थी, जो खरीदना होता था वो खरीदती थी, रेट पूछती थी। अजीत रेट बताते थे, घाटे में बेचते थे सामान को। उस लड़की को देख कर के शायद इसका दिल मेरी तरफ पिघल जाए, मेरी तरफ आकर्षित हो जाए, इसी आस में लगे हुए थे। लेकिन लड़की जो थी ऐसे लग भी नहीं रही थी। वो अपना मतलब सीधा हल करना जानती थी। पैसे पूछती थी, कितना पैसा हुआ, कोई मोल भाव नहीं। अजीत तो पहले ही नुकसान पर सामान बेचते थे। ऐसा ही उनके साथ में चल रहा था और ये कुछ दिन नहीं, ज़्यादा दिन तक चला था। लगभग 5-6 महीना तक वो लड़की महीने में 1-2 बार अजीत के पास जरूर आती थी। जब आती थी ना, शुरू में तो मुस्कुराती नहीं थी, लेकिन जब 1-2 बार उस दुकान में आ गई, अजीत का देख लिया स्वभाव कि तो लड़का बहुत सीधा साधा सरल स्वभाव का है, आते ही हेलो मुस्कुराना शुरू कर देती थी। अजीत का दिल तो बाग बाग हो गया था, कहीं ये लड़की मेरे से जो इम्प्रेस तो नहीं हो गई है, ऐसा मानने लगे थे। इसके बाद तो चाय पानी भी पूछना शुरू कर दिया, ठंडा वगैरह ज़बरदस्ती देने लगे। लड़की मना करती थी, लेकिन आखिरकार ले लेती थी। बड़ा आनंद आता था अजीत के जीवन में। और वो बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाते थे, शर्मीले व्यवहार के थे। 6 महीने से ज़्यादा बीत चुका था। और इस बार उस लड़की आई थी ना, तो बहुत ज़्यादा खरीदारी की थी, हज़ारों रुपए में। जब वो खरीदारी कर ली, अब इसके बाद वो बिल बना करके दे देते हैं लड़की को। और लड़की अपना बटुआ खोलती है, पर्स खोलती है, और तब कहती है, अरे मेरे तो पैसे लाना ही भूल गई। अजीत कहते हैं, कोई बात नहीं, आप ले जाइए, आप तो आती जाती रहती हैं, बाद में जब आइएगा तो पैसे भी लेते आइएगा, कौन सी जल्दी है, अपना ही तो दुकान है ये। लड़की मुस्कुरा करके अजीत की तरफ देख के कहती है, अगर मैं ना आऊँ तो आपका नुकसान नहीं हो जाएगा। तब अजीत कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। मुझे मालूम है कि आप महीने में 1-8 बार तो ज़रूर आती हैं, इतना तो इंतज़ार चलेगा ही। मुस्कुरा करके लड़की का स्वागत करते हैं, ऊपर से ठंडा और कुछ उसको पेश करते हैं। लड़की गदगद हो जाती है। इसके बाद सारा सामान इकट्ठा करके वो चल देती है। अजीत को लगता है कि अरे अब तो मेरे से प्यार ज़रूर करेगी, अब तो मेरे से प्यार करेगी। लेकिन उसके बाद अजीत उसका बाट देखते ही रह गए थे। वो लड़की कभी लौट करके उनके पास में नहीं आई। दिल टूट गया था अजीत का। एकदम ऐसा लगता था कि अब मैं किसके लिए काम करता हूँ, किसके लिए मैं अपना मेहनत कर रहा हूँ। जो मुझे पसंद आई थी वो तो अभी तक मेरे दुकान में आ ही नहीं रही है। इस बात को लगभग अब 1 साल होने जा रहा था। अजीत अपना पैसा भी खो चुके थे
और उस लड़की को भी खो चुके थे। पैसा हज़ारों में था, एक दर्द भी था कि चलो एक बार उसके साथ चाय नाश्ता कर लेते, उसके साथ पार्क में घूम लेते तो पैसा मेरा वसूल हो जाता। लेकिन ऐसा भी तो नहीं हुआ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। पैसे का दर्द और उस लड़की का दुकान पर ना आने का दर्द उनको बहुत सता रहा था। अपनी दिल की बात कहे तो किससे कहें, सब कुछ दिल में समेटे हुए। अब फिर उस लड़की को अभी भी उनको लगता था इंतज़ार कि कभी न कभी तो आएगी। उनका दिल कहता था कि कभी न कभी वो लड़की ज़रूर मुझसे मिलेगी। लेकिन जब 1 साल हो जाता है ना, तब उनको लगता है कि नहीं, अब वो नहीं आएगी। शायद उसने सच बोला था कि अगर मैं ना आऊँ तो आपका नुकसान नहीं होगा। तब तो अजीत बड़ा मुस्कुराते हुए बोल दिए थे, अरे मैडम कैसी बात करती हो, ये भी तो आप ही का दुकान है, हम भी तो आप ही के हैं, कहाँ पैसा भगा जा रहा है, जब आना तो अगली बार लेते आना। लड़की अपना सारा सामान उठा के चली गई, सामान तो ले गई और साथ में अजीत का भी दिल चुरा के ले गई। अजीत बहुत ज़्यादा परेशान थे, टेंशन में रहा करते थे। लेकिन जब 1 साल बीत जाता है ना, तो दिल का दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। और इसके बाद वो पैसा जो हज़ारों में था, उसका भी दर्द कभी कभी एहसास होता था कि देखो ना मैं कैसा बेवकूफ़ बन गया, उस लड़की की सुंदरता में आकर के अब मैं अपना पैसा भी गंवा दिया, और जो मेरे दिल का हाल हुआ वो तो अलग ही हुआ। भूलने लगे, इंसान है और ये सब तो चलता रहता है ज़िंदगी में, कभी न कभी किसी के साथ में घटता रहता है। अब 1 साल बीतने के बाद में वो अपना दुकान बढ़ा करके और अपना बाइक ले करके और वहाँ से अपने कॉलोनी की तरफ जा रहे थे। शाम का मतलब जो मौसम था सर्दियों का था, जनवरी का महीना था और अभी शादीशुदा नहीं थे। घर में सब भरा पूरा परिवार था, चाचा चाची, मम्मी पापा और उनके एक बड़े भाई भी थे, भाभी भी थी, भरा पूरा परिवार था। ठंड का महीना था और वो चाह रहे थे कि जल्द से जल्द अपना घर तक पहुंच जाए। गर्म कपड़े तो पहन रखे थे लेकिन ठंड का एहसास तो ज़रूर हो रहा था। और बाइक पर तो कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है। ठंड का जब एहसास होने लगता है तो मन करता है कि आज कुछ स्पेशल खाया जाए। घर में तो बनता नहीं था जो चीज़ वो आप उस टाइम में ढूंढ रहे थे। वो रास्ते में एक शॉप था, एक ढाबा था जहाँ पर चिकन फ्राई मिला करती थी। चिकन फ्राई उनको बहुत ही पसंद थी, लेकिन ये सब चीज़ें घर में अलाउ तक नहीं था। उनको लगा कि आज ठंड भी है और मेरा मन भी कर रहा है, चलो आज ढाबे वाले के पास में रुकते हैं और वहाँ पर कुछ चिकन फ्राई खा करके तब अपना घर पर चलेंगे, रजाई ओढ़ करके मज़े से अपना सो जाएंगे। जब उस ढाबे पर अपना बाइक रोकते हैं तो कुछ वहाँ पर थे, खाने पीने वाले लोग थे जो खा पी रहे थे, चिकन का मज़ा भी ले रहे थे और वो ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन ये नहीं था कि जाते जाते ही ऑर्डर करो और मिल जाए, टाइम लगता था, आधा पौन घंटा का वेटिंग करना पड़ता था। ताज़ा वो फ्राई करता था, उसमें वक्त तो लगता था, तभी तो उसमें जायका आता था, तरह तरह का मसाले का उपयोग करता था। इंतज़ार करने लगे। आप बाहर आ जाते हैं जहाँ अपना बाइक खड़ा किए हुए थे, इधर उधर घूमते हुए समय को पास कर रहे थे। तभी एक जगह पर ऐसा लगा जहाँ पर 2-3 लड़के बैठ कर के टेबल पर चिकन का मज़ा ले रहे थे। एक लड़की को देखते हैं, जब वो लड़की को देखते हैं ना तो एकदम ध्यान उनका भटक जाता है। अरे ये इस लड़की को मैंने कहीं देखा है, कहाँ देखा है? लेकिन ये 3 नौजवान बैठे हुए हैं, 3 ही कुर्सी है और अपना चिकन का आनंद ले रहे हैं। लड़की उनके टेबल के पास में खड़ी है, पीछे खड़ी है, लड़कों के पीछे खड़ी है और ललचाई दृष्टि से उस चिकन की तरफ देख रही है। अब ऐसा लगने लगा था उनको, इस लड़की को मैं कहाँ देखा हूँ अपने मन में। अब हर चीज़ को ध्यान करने लगते हैं और जब लगता है चलो थोड़ा नज़दीक से देखते हैं, नज़दीक से देखते हैं। थोड़ा दूरी पर थे तो और नज़दीक आ जाते। अच्छा खासा रोशनी था और रोशनी में जब देखते हैं ना, उनका दिल धक 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 करने लगता है। देखते हैं क्या, जिस लड़की से प्यार किया करते थे, एक तरफा प्यार था, और जो लड़की उनके दुकान पर आ जाती थी तो उनके दुकान का रौनक बढ़ जाता था। हाँ, जो लड़की उनसे हज़ारों रुपए का उधार लेके गई थी, हाँ, इसके बाद नहीं लौटी, ये तो वही लड़की है। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है?
अजीत जी का दिमाग एकदम झन्ना जाता है। उस लड़की के पास आते हैं। लड़की चुपचाप खड़ी थी। लड़के जो थे तीनों अपना चिकन का स्वाद ले रहे थे और उनको स्वाद लेते हुए देख करके शायद वो संतुष्ट हो रही थी या फिर उसको भूख जाग चुकी थी। ऐसा किस कंडीशन में ऐसा क्यों खड़ी है? अजीत जी चारों तरफ देखने लगते हैं। कोई भी जो नौजवान वहाँ बैठे थे, चाहे जिस उम्र का बैठ के अपना भोजन का आनंद ले रहे थे, कोई भी उस लड़की की तरफ देख नहीं रहा। देख रहे हैं तो सिर्फ अजीत जी। वो जो लड़के तीन बैठे थे आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं और लड़की उनके पीछे है। एक लड़का तो शायद देख भी रहा होगा, दो लड़के तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो लड़का भी जैसे उस लड़की को इग्नोर कर रहा है। जब अजीत जी समझने की कोशिश करते हैं कि यार तो पैसे वाले घर की थी, अच्छे कपड़े पहनती थी और टिप टॉप में आती थी और बोलने का स्टाइल भी जैसा लगता था कि बहुत पढ़ी लिखी है, इस कंडीशन में कैसे पहुंच गई? यहाँ पर जैसे कोई आ करके ललचाई दृष्टि से चिकन को खाता हुआ देख रहा है। अजीत के मन में ऐसा अब लगने लगा कि बात क्या है भाई, ये तो बड़े घर की बेटी है, इसका ये हाल कैसे हो गया? अब अजीत से रहा नहीं जाता है। आज जब वो लड़की की तरफ देखने लगते हैं ना, आज चलते हुए, तब शायद लड़की को एहसास हो जाता है कि उनके पीछे कोई आ रहा है। जैसे ही अजीत को देखती है ना, अब उसका चेहरा मुस्कुराने लगता है, जैसे वो पहचान गई थी। अब उस टेबल की तरफ अजीत जा रहे थे, लेकिन लड़की उल्टा अजीत की तरफ आने लगी। चेहरे पर मुस्कान एकदम रौनक भर गया था जैसे अजीत को देखा था। अजीत भी उस लड़की को देख करके एकदम हैरान थे। ये लड़की यहाँ पर इस हाल में क्यों खड़ी है? वो चिकन खाते हुए लड़के की तरफ क्यों देख रही है? क्या बात है, क्या हुआ इसके साथ में? समझना भी चाहते थे। लड़की उनको जैसे पहचान गई थी, नाम भी लेती है, आप अजीत हो ना, आप अजीत हो ना। तब अजीत कहते हैं हाँ मैं अजीत हूँ, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं आपको तो काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था कि आप मेरे दुकान पर आओगे, मुझसे सामान खरीदोगे, लेकिन आप तो आई नहीं। इस बात को तो सालों साल हो चुका है। कहाँ थी आप? और इस कंडीशन में आप कैसे खड़ी हो? लड़की है ना, पहले अजीत को तो अच्छी तरह से देखती है, आप फिर पीछे धकेलती है जहाँ पर उनका बाइक खड़ा था, वहाँ लेके जाती है। कहती है अजीत आप मुझे अच्छी तरह से देख पा रहे हो? अजीत कहते हैं अरे भाई मैं कोई अंधा थोड़ी हूँ, नौजवान हूँ, अभी तो मैंने कोई चश्मा भी नहीं पहन रखा है, मैं तो आपको साफ साफ देख रहा हूँ, बात क्या है, बात क्या है? अजीत के मन में तरह तरह का विचार चल रहा था। उस लड़की के बारे में जानने के लिए बहुत जिज्ञासा भरा हुआ था, पूछना चाहते थे, अब पूछ भी रहे थे, लेकिन लड़की कह रही थी अजीत आप मुझे अच्छी तरह से देख पा रहे हो, मेरी आवाज़ को आप सुन पा रहे हो? तब अजीत कहते हैं हाँ मैं आपको देख भी रहा हूँ और आपकी आवाज़ भी सुन रहा हूँ, आप बताइए आप इस जगह पर क्या कर रही हो? लड़की कहती पहले सारे बात मैं बताऊंगी, लेकिन मुझे भूख लग रही है, बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है, क्या मुझे चिकन खिला दोगे? चिकन मुझे खिला दोगे? अजीत कहते हैं हाँ मैं खिलाऊंगा ना आपको, मैंने चिकन का ऑर्डर कर रखा है, मैं आपको खिलाऊंगा, लेकिन मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आपके साथ में ऐसा क्या हुआ कि आप रोड पर आ चुकी हो? वो आपकी शानो शौकत, आपके नोटों को गड्डी जो पर्स में रहा करती थी, वो सब कहाँ गई? अजीत आप सवाल पर सवाल कर रहे थे, लेकिन लड़की कोई सवाल का जवाब नहीं दे रही थी, बार बार कह रही थी अजीत मुझे भूख लगी है, मुझे ये चिकन बहुत पसंद है, इसका स्वाद मुझे बहुत भा रहा है, आप मुझे पहले चिकन खिला दो, चिकन खिला दो, अब मैं आपके सारे सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन भूखे पेट नहीं, भोजन करने के बाद में। तब तक अजीत का नंबर आ चुका था। आप फिर कहते हैं कि तुम यहीं पर खड़ा रहो, मैं गया और चिकन लेके आता हूँ। चिकन प्लेट में रख करके और फिर सीधा टेबल पर नहीं बैठते, जहाँ बाइक खड़ी थी वहीं पर चिकन लेकर के आ जाते हैं। लड़की के सामने अब चिकन पकड़ा देते हैं, थाली पकड़ा देते हैं कि लो आप खाओ। लड़की इतनी भूखी थी कि देखते देखते चिकन को चट करने लगती है। कुछ ही टाइम जब होता है, अब पूरा चिकन साफ हो चुका था। अब अजीत अब यही समझ में आ रहा था कि लड़की काफ़ी दिन से भूखी है, तभी तो ये चिकन पे इतना जल्दी से अपना हाथ साफ कर गई। कहते और खाना है क्या? लड़की सर हिला देती है कि हाँ मुझे और चाहिए, मुझे और खिला दो ना, मुझे और खिला दो ना।
तब अजीत कहते हैं थोड़ा सा वक्त लगेगा, मैं ऑर्डर तो कर दिया हूँ लेकिन अभी बनने में टाइम लगेगा, आप चिंता मत करो। तब तक हम आपस में बातचीत कर लेते हैं। मैं आपसे वही सवाल पूछता हूँ कि आपकी ये हालत कैसे हुई। लड़की कह रही है कि देखो अजीत, मैं सब कुछ बताऊँगी लेकिन यहाँ पर नहीं, हम कहीं और चलेंगे, एकांत में बैठेंगे, आप फिर मैं सब कुछ आपके सामने रख दूँगी, कोई भी बात छुपाऊँगी नहीं। लेकिन अभी मेरा पेट नहीं भरा है, मुझे भोजन की ज़रूरत है, मुझे भोजन खिला दो, अब फिर हम यहाँ से चलेंगे। मैं चाहती हूँ कि आपके साथ में अपने दिल की बात सब कुछ बताऊँ। अजीत, आप क्या कर सकते थे, अब तो इंतज़ार ही करना था। जब चिकन का नंबर आ जाता है फिर दोबारा जाकर चिकन लेते हैं, अब फिर लेके आते हैं, डबल चिकन होता है। उनको लगा कि हम एक साथ खा लेंगे, लेकिन लड़की ने एक पीस भी अजीत की तरफ नहीं दिया था। पूरा का पूरा प्लेट साफ कर जाती है, डकार मारती है और कहती है हाँ अब संतुष्टि हुई, अब चलो हम यहाँ से चलते हैं। अजीत जो चिकन खाने का मूड बना के आए थे, अब उनका भूख भी मर जाती है। रात भी ज़्यादा होने लगी थी, ठंड का एहसास भी हो रहा था और बर्फीली हवा भी चल रही थी। और लड़की को देख रहे थे जो एक कपड़े में थी। हालांकि सुंदर लड़की अजीत देखते हैं कि वो ज़्यादा अपने आप को ढकती नहीं है, वो ऐसा बारीक कपड़ा पहन लेती है उनको जैसे लगता है कि ठंड का एहसास भी ना हो। अब अभी तक जो अजीत है ना, उस लड़की को बस इतना ही समझ पाए थे। जब लड़की कहती चलो अजीत यहाँ से चलते हैं, कहीं हम दूर बैठ करके अब फिर हम दोनों बातचीत करेंगे, मैं सब कुछ अपना हाल बताऊंगी। अजीत अपनी बाइक पर उस लड़की को बिठाते हैं। दिल तेज़ी से धड़क रहा है। ये जीवन में पहली बार था जो इतनी सुंदर लड़की को अपनी बाइक पर बिठा करके चल रहे थे। जब उस ढाबा से कुछ दूर आगे चले जाते हैं तब कहते हैं कि बताओ आप कहाँ चलना पसंद करोगी, रात काफ़ी हो चुका है, आप जगह बताओ, मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ, आपका घर बार भी तो होगा। तब लड़की कहती है घर बार है, सब कुछ भरा पूरा परिवार है, लेकिन मैं अभी अपने परिवार के पास जा नहीं सकती, आपके पास कुछ जगह है तो आप मुझे वहाँ ले चलो। अजीत का अब सोचने का मन, अब अपना दिमाग दौड़ाने लगते हैं कि भाई बात क्या है, इसका भरा पूरा परिवार है, अपने परिवार के पास क्यों नहीं जाना चाहती है, क्या परिवार वालों से लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा तो नहीं हो गया है। मन में यही सब ख्याल आता है और तब सवाल पूछ भी लेते हैं परिवार वालों के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है। लड़की कहती है कुछ ऐसा ही समझ लो, कुछ ऐसा ही समझ लो, मैं अपने परिवार में जाना नहीं चाहती हूँ और ना वो लोग मुझे ढूंढने की कोशिश करते हैं, मुझे आप कहीं पर ले चलो, हम वहीं बैठ कर बात करेंगे। अजीत अपना दिमाग दौड़ाते हैं कि मैं कहाँ लेके जाऊँ भाई, जवान लड़की है, अपने घर तो मैं लेके नहीं जा सकता, तो मैं कहाँ ले जाऊँ। उनकी कॉलोनी थी आज जहाँ पर एक स्कूल था। स्कूल जो था ना, उसका दरवाज़ा सही ढंग से बंद नहीं होता था, मेन गेट, और अंदर में बरांडे वंडे थे और वहाँ पर कुछ पुरानी बेंचें भी जैसे लकड़ी के बनी होती थी, वो सब देखते थे, आते जाते उनका ध्यान रहता था। अब वो दिमाग में आ जाता है, कहते हैं सबसे सुरक्षित स्थान तो वही है और वो कॉलोनी से थोड़ा बाहर भी है, वहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं, और ठंड की रात में भला कौन आता है भाई, ना तो उस स्कूल में वहाँ कोई चौकीदार है और ना वहाँ कोई आता जाता है, चलो सबसे सुरक्षित जगह है। अपना बाइक लेकर के आते हैं, स्कूल के पास लगा देते हैं और फिर उस लड़की को लेकर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर जो पुरानी बेंचें पड़ी हुई थी वहाँ पर बैठने के इशारा करते हैं, लड़की बैठती है और फिर अजीत भी बैठ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अब अजीत के मन में बड़ा अलग विचार चल रहा था। उनको लग रहा था कि ये सब पहले हो जाता, मैं इतने लड़की को ढूंढता रहा, इतना परेशानी में रहा, ये मुझे पहले मिल जाती तो मुझे इतना दर्द को बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। लड़की तो मिली है, लेकिन किन हालात में, क्या क्या हुआ इसके साथ में, जानने के लिए आतुर थे। फिर लड़की से कहने लगते हैं कि हाँ अब बताओ, यहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं, इस सबसे हमारी कॉलोनी का सुरक्षित जगह है, अब अपनी तुम बात रख सकती हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ में, क्या तुम्हारे परिवार के साथ में लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़की शुरू हो जाती है, अपने बारे में सब कुछ बताना शुरू कर देती है। आज जब वो लास्ट बात बोलती है ना, तो अजीत एकदम जैसे लगता है ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता।
अजीत का दिमाग जैसे घूम चुका था। बार बार लड़की को देख रहे थे, नीचे से लेकर ऊपर तक। समझ में नहीं आ रहा था कि जो लड़की ने बोला है क्या ये सच हो सकता है। अजीत पढ़े लिखे इंसान थे और इतना तो ज्ञान था उनको। लड़की ने जो बोला था, जो सुन करके उनका दिमाग चकरा गया था, वो लड़की का कहना था कि देखो अजीत, मैं एक अच्छे भले परिवार से हूँ, लेकिन जब परिवार मेरा जब गरीबी की ओर बढ़ने लगता है और फिर परिवार के लोग बिखरने लगते हैं, एक दूसरे पर लांछन लगाने लगते हैं कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम सही ढंग से काम नहीं कर रहे हो, तुम्हारी वजह से सब कुछ हम बर्बादी में आ चुके हैं। मेरे पापा मेरे चाचा आपस में लड़ा करते थे कि हमारी बिजनेस तुम्हारी वजह से ख़त्म हो गया है। मैं उस टाइम जवान हो चुकी थी और मैं समझदार भी थी, पढ़ी लिखी थी। मैं चाचा को और अपने पापा को शांत कराया करती थी कि आपस में आप लोग लड़ा मत करो। और तब कहते बेटा हम करें क्या, हमारे पास पैसे की कमी हो चुकी है और हमारा परिवार जो व्यापार है वो घाटे में चल रहा है, और ये सब तुम्हारे चाचा के वजह से हुआ है। चाचा तुम जो जानते हो ना, ये बड़े अलग किस्म के इंसान हैं। ये बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, दूसरे पे पैसा लुटाते हैं। और वही चाचा का कहना था कि नहीं मैं नहीं, तुम्हारे पिता ये सब काम करते हैं, किसी को वो पैसे उधार दे देते हैं, लापरवाही से काम करते हैं, इसीलिए तो हमारा सब व्यापार बैठ चुका था। एक दूसरे पर लाछन लगाया करते थे। तब मैं कहती पापा कितने पैसे की ज़रूरत है। चाचा मेरे पापा मेरी तरफ चौंक के देखने लगे, तुम कहाँ से लाओगी पैसा, तुम कहाँ से लाओगी। वही पैसा था मेरे पास में जो मेरे चाचा पापा मुझे दिया करते थे जेब खर्ची के लिए। अब मैं कहती हूँ मेरे पास में है ना, उसे शायद आपका काम बन जाए। मैं अपने घर से गुल्लक निकाल करके दे देती हूँ। गुल्लक देख करके हमारे चाचा पापा हंसने लगते हैं। कहते हैं बेटा इससे बात नहीं बनने वाली है, शायद तुम मतलब नहीं समझ पाई हो, हमें तो लाखों रुपए की ज़रूरत है, लाखों रुपए तुम कहाँ से लाओगी। सच कहूँ ना, मैं उस रात में सो नहीं पाई थी। मैं अपने चाचा पापा को लड़ता देखती थी और चाची भी परेशान, मेरी मम्मी भी परेशान, परिवार के लोग भी परेशान रहा करते थे। लड़ाई कभी थमती नहीं थी। हमारा बिजनेस बर्बाद हो चुका था और सच कहूँ ना तो सबके चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती थी। अब क्या होगा इस घर का, अब घर का काम कैसे चलेगा, पैसा कहाँ से आएगा, अब तो बिजनेस हाथ से गया, कहाँ से इतना पैसा आएगा कि फिर से बिजनेस से स्टार्ट होगा। सब लोग चिंता में डूबे रहते थे। मैं अपने आप को आईने में देखा करती थी। अब मैं जब देखती थी तो मैं अपने आप को किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं समझती थी। मुझे लगने लगा क्या मैं ऐसा कुछ काम करूं जिससे मुझे पैसा मिलना शुरू हो जाए। मैं सोच विचार में बहुत टाइम लगा दिया और आखिरकार मेरे पीछे बहुत सारे बड़े बड़े घर के लड़के पड़े हुए थे जो मुझसे दोस्ती करना चाहते थे। दोस्ती किस लिए करना चाहते थे मैं भली भांति जानती थी, लेकिन मैं उन लड़कों के चक्कर में कभी नहीं आई थी। वो झांसा देने में हमेशा मुझे तैयार अब समझते थे कि मैं उनके झांसे में आ जाऊंगी, लेकिन मैं उनको खुद झांसा दिया करती थी। मुझे लग गया कि ये तो एटीएम है, ये तो पैसा कमाने का मशीन है। इसके बाद मैं उनसे फरमाइश करने लगी कि देखो जी मुझे इस चीज़ का ज़रूरत है, मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, अगर आप दोगे तो देखो मेरा काम बन जाएगा। मैं कभी भी उनसे वादा नहीं करती थी कि ये पैसा देने के बाद मैं तुम्हारी फ्रेंड बन जाऊंगी, तुम्हारे साथ घूमने फिरने लगूंगी। मैं ऐसा जब एक बार किया ना, तब मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे लगा कि लड़के कहीं मेरे पीछे पड़ जाएंगे और तब मेरा क्या होगा। लेकिन जिस लड़के को मैं पहली बार झांसा दिया था वो तो जैसे मेरा गुलाम बन गया था। जब भी मैं उससे मिलती थी जैसे वो हाथ जोड़ के खड़ा होता था, कहता और क्या चाहिए आपको, क्या मैं खरीदवा दूँ, सोने की ज़रूरत है, हीरे की ज़रूरत है। मैं तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझने लगी कि ऐसा लड़का मेरा दोस्त बन चुका है, एटीएम बन चुका है। इसके बाद ऐसे कई एटीएम मेरे पास में बन चुके थे जिनसे मैं पैसा लिया करती थी, और पैसा उधारी पर लेती थी, मैं उनको कभी दिया नहीं करती थी और ना वो मांगते थे। और मैं अपना जो पैसा था अपने चाचा अपने पापा को दे देती थी। वो मुझसे देख करके इतने सारे पैसे सवाल ही पूछते थे कि बेटा तूने कहाँ से पैसा लाया, कोई गलत काम तो नहीं हो रहा। मैं जवाब देती कि नहीं पापा, नहीं चाचा, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही, ये पैसा उधार है।
जब आपका बिजनेस चल जाए ये पैसा मुझे लौटा देना, और जहाँ से मैं लाई हूँ उस पैसे को वापस कर दूँगी। लेकिन जब एक बार पैसा चला जाता है, बिजनेस में लग जाता है, वो लौट के नहीं आता है। लेकिन अब तो मुझे आदत हो गई थी। मैं ऐसे लड़के को, नए नए लड़के को दोस्त बनाती थी और जो मुझे हंसी खुशी पैसे और सामान दे दिया करते थे। लेकिन मैं किसी के करीब नहीं गई। लड़के तो तरसते रहते थे मेरे करीब आने के लिए, लेकिन मैं सबको घुमाती फिराती रहती थी कि आज नहीं, फिर कभी, फिर कभी। मैं वो जगह ही छोड़ देती थी, दूसरी जगह पर चली जाती थी घूमने फिरने के लिए, फिर नए दोस्त। मैं ऐसा ही किया करती थी। और उन दिनों मैं आपके दुकान पर आई थी। मैं आपके मन की चाहत को मैं पहले ही पढ़ लिया था कि आप भी मुझे चाहने लगे हो। मैं भी आपसे कुछ निकालना चाहती थी या मैंने निकलवा भी लिया। आप बिल्कुल देर नहीं किए, सारा सामान मुझे दे दिए। ना तो मेरा नाम जानते थे, ना मेरा पता जानते थे। मैं तो सारा सामान लेकर के अपने आप को विजेता महसूस करती थी। लेकिन ये जो पाप है ना, शायद मैंने जो कर रही थी लग गया था। वो पाप मुझ पर भारी पड़ने लगा था। लड़की इसके बाद में अजीत के सामने रोने लगती है। जब अजीत सुनते हैं ना तो उनका भी हृदय बड़ा व्याकुल होने लगता है। अरे इसको तो मैं क्या समझता था और ये क्या निकली। चलो इसको समझाते हैं, बातचीत करते हैं और उसको शांत कराने की कोशिश करने लगते हैं कि अभी कोई बिगड़ा नहीं है, तुम्हारा मन साफ है ना, वो पैसा लौटा देना जिनसे तुमने पैसा लिया है, अपने पिताजी को दिया है, चाचा जी को दिया है व्यापार करने के लिए। अब तो पैसा कमा लिए होंगे तो पैसा उनको वापस कर दो। लड़की रोती रही, अजीत के सामने चेहरा ऊपर नहीं करती है। अजीत बार बार उससे पूछते हैं, अरे आप बात तो करो मेरे से, आंसू बहाना बंद करो। जिस जगह पर बैठे थे स्कूल का वो बेंच था और लकड़ी का, वो भी ठंडी हो चुका था। ठंड लग रही थी। अजीत मोटे मोटे कपड़े पहन रखे थे, लेकिन वो लड़की थी एक बारीक कपड़ा पहने हुए थी और उसको ठंड का जरा भी एहसास नहीं हो रहा था। और इधर अजीत जो थे, ठंडी हवा चल रही थी ना, तो अपने आप को जैसे गर्माहट चाहिए था, सुकून चाहिए था गर्माहट वाला, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा था। अब वो लड़की नहीं होती तो कभी इस ठंड भरी जगह पर, वो भी खुले में, कभी नहीं बैठते। लड़की को देख करके बड़ा खुश हो गए थे। उनको लगा कि अब ये अच्छा मौका है और इससे अच्छा मौका तो कभी मिल नहीं पाएगा। अजीत फिर पूछने लगे, आखिरकार जो इतना पैसा अपने पापा को दिया, चाचा को दिया, तो पैसा क्यों नहीं मांगा उनसे, रिटर्न क्यों नहीं किया। तब लड़की कहने लगी, मैंने मांगा बहुत, लेकिन वो लोग कहने लगे कि अभी मेरा बिजनेस सही पटरी पर बैठा नहीं है, अभी तो और पैसे की ज़रूरत है। वो लोग लालच में अंधे हो चुके थे। वो मुझे पैसे कमाने का मशीन समझ लिया था। मैं क्या करती, मैं भी जोश जोश में ये सब काम करती थी, लेकिन बाद में मुझे बहुत ही पछतावा होता था कि मैं एक लड़के को बेवकूफ़ बना करके मैं उससे इतना सारा पैसा ले लिया। मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं कभी भी लड़के के सामने जाती थी तो मेरी आंखें झुक जाती थी, लेकिन वो लड़का इतना मुझसे प्यार करते थे कि वो पैसा कभी मांगते नहीं थे। उल्टा कहते थे, और तुम्हें क्या चाहिए, और क्या चाहिए, चलो मैं तुम्हारे साथ में हूँ, जो तुम्हारी इच्छा हो वो मैं खरीदारी करवा देता हूँ। और तब मैं उनको मना कर देती कि नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, फिर मैं आपसे मिलूँगी। मैं उनके सामने जाना नहीं चाहती थी। इस तरह समय बीतता गया। आखिरकार एक लड़का मुझसे टकराता है और मुझे जाने नहीं देता है। कहता है कि तुम ऐसा ही सब लड़कियों के साथ में करती हो ना, सबको बेवकूफ़ बनाती हो ना। मैं तुम्हें जान गया हूँ, मैं तुम्हें समझ गया हूँ, मेरा पैसा मुझे लौटा दो, मेरा पैसा मुझे लौटा दो। वो लड़का जिद पर अड़ चुका था। तब मैं कहने लगा कि ठीक है, मैं तुम्हारा पैसा ज़रूर लौटाऊंगी, अब मुझे मौका दो और मैं उसको टाइम बता देती हूँ कि मैं फलाने टाइम को, फलाने दिन को, और तुम इसी जगह पर मिलना, अब मैं तुम्हारा पैसा ले करके आऊँगी। लड़का बड़ा मुश्किल से मान लेता है और कहता है कि अगली बार मेरे साथ में कोई ऐसा कुछ किया, मेरे साथ में कोई फरेब किया, तो देखो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जहाँ तुम्हारा घर है मैं वहाँ तक तुम्हारा पीछा करते हुए जाऊँगा। पूरा जो मोहल्ला होता है, पड़ोसी होता है, सबको मैं ये बात बताऊँगा, तुम लोग समझ लेना। लड़के से मैं बहुत डर चुकी थी। अब मुझे लगने लगा कि हाँ, बात तो सही है,
अब मुझे ये काम करना नहीं चाहिए। मैं किसी को धोखा देना नहीं चाहती थी। इसके बाद अपने परिवार से मैं पैसा मांगने लगती हूँ कि अब तो मुझे पैसा दे दो। मैं पूरी कहानी बताती हूँ और तब वो कहते हैं कि ठीक है। उतना ही पैसा मुझे देते हैं जितना वो लड़के को देना था। लेकिन मैं कहती हूँ कि देखो, मुझे बहुत सारे लड़कियों को पैसा वापस करना है। कभी न कभी तो वो मुझसे मिलेंगे, कभी न कभी टकराएंगे, तो मैं उनके सामने लज्जित होना नहीं चाहती हूँ। आप लोगों का काम बन गया ना, अब तो मुझे पैसा लौटा दीजिए। आपकी पटरी पर गाड़ी आ चुकी है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अब मुझे पैसा चाहिए। मैं उस लड़के को पैसा ले करके आज जब उस जगह पर मैं जाती हूँ, सही समय पर, जिस दिन मैंने बोला था, वो लड़का मेरा इंतज़ार कर रहा था। जब मैं उसका पैसा लौटा देती हूँ तब उसकी आंखों में आंसू निकलने लगता है। वो मेरी तरफ देखता है और कहता है कि मुझे विश्वास नहीं था कि तुम मेरे पैसा लौटा पाओगे। अगर तुम ये पैसा नहीं लौटाती तो शायद मेरी माँ का इलाज भी नहीं हो पाता। मैं तो तुम्हें बहुत ही शरीफ लड़की समझा था। मैंने तुम्हारे उस टाइम में मदद किया था। मुझे लगा कि मेरे पैसे कहाँ भागा जा रहा है, तुम्हारे पास में है। जब मैं मांगूंगा पैसा मिल जाएगा। लेकिन मैं ये तुम्हें नहीं समझाता कि तुम सब लड़के के साथ में ऐसा मिल करके करती रहती हो। लड़का आंसू बहाता रहा। मैं उसको दर्द को समझ रही थी। उस टाइम उस पैसे को कितना ज़रूरत था। अगर वो पैसा सही वक्त पर नहीं मिलता तो उसके माँ के साथ कुछ भी हो सकता था। मुझे लगा कि नहीं, अब मैं किसी के साथ में ऐसा काम नहीं करूँगी। मैं अपने घर लौट जाती हूँ। इसके बाद मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ। मैं अपने परिवार वालों को बोलती रही, चाचा, अपने पापा को, कि आप मुझे सारे पैसे चाहिए, एक एक करके पैसे मुझे लौटाते जाओ। अब मैं जिससे पैसा लिया हूँ सबको मैं लौटाती चली जाऊँगी। वो लोग बोल भी देते हैं और कुछ पैसे भी देते हैं। अब मैं उन लड़कों को धीरे धीरे करके पैसा लौटाना शुरू कर देती हूँ। लड़के आश्चर्य में पड़ जाते हैं, कहते हैं आप पैसा क्यों दे रही हो, और पैसा चाहिए तो और ले लो। मैं जानती थी वो पैसा किस लिए मुझे दे रहे हैं, लेकिन मैं उस नगरी से मुझे गुजरना ही नहीं था, ना मैं उनके करीब जाना चाहती थी। मुझे लगता था कि नहीं, और मैं ऐसे दलदल में फंसना नहीं चाहूँगी। मैं इनके करीब कभी नहीं आऊँगी, ऐसा काम मैं कभी नहीं करूँगी। और वैसे मैं सबसे दूरी बना के रखती थी। कभी किसी ने मुझे टच तक नहीं किया। कोई टच करने की कोशिश करता था तो मैं उससे दूरी बिल्कुल भाग जाती थी, दोबारा उसके पास कभी नहीं आती थी। मैं कहूँ ना, मैं रात को सोती थी ना तो मुझे नींद नहीं आता था। मुझे लगता था कि मैंने बहुत गलत काम किया है, ऐसा काम करना नहीं चाहिए। इसके बाद एक दिन मैं कोई सामान लेने के लिए अब मैं शहर में जाती हूँ। इसके बाद जब सारा सामान मैं ले करके निकलती हूँ, रोड को पार करने लगती हूँ, तभी अचानक पीछे से मुझे टक्कर लगता है। और टक्कर लगता है तो इसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं रहता है। जब मेरी आँख खुलती है ना तो अपने आप को इसी अवस्था में पाती हूँ। मैं जंगल जंगल, पेड़ पेड़, इधर उधर भटकती रहती हूँ। जो कोई इंसान मुझे मिलते हैं मैं उनसे मदद मांगने की कोशिश करती हूँ। मैं अपने घर का रास्ता भूल गई। मेरे परिवार में कौन है मैं कुछ भी नहीं जानती। मैं लोगों के पास जाती हूँ कि कोई मुझे मदद कर दे, लेकिन कोई मुझे देखता ही नहीं है, ना तो मुझे कोई महसूस कर पाता है। इसी तरह मैं भटक रही हूँ, इसी तरह भटक रही हूँ। मैं एक आत्मा बन चुकी हूँ अजीत, मैं एक आत्मा बन चुकी हूँ। जब वो लड़की कहती है ना, सच कहूँ ना कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ था कि ऐसा भी हो सकता है। मरने के बाद में कौन लौट के आता है भाई। मैं पढ़ा लिखा इंसान था और मैं इस चीज़ को बखूबी जानता था। ये आत्मा के चक्कर नहीं है। फिर ये लड़की है ना, मेरे साथ कोई गेम खेल रही है। मैं कहने लगा कि देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन मैं अब तुम्हारे चक्कर में कभी फंसने वाला नहीं हूँ। तुम्हारी बात पर मैं यकीन करने वाला नहीं हूँ। मैं तो कहूँगा कि अपने परिवार में तुम लौट जाओ और कोई नया गेम खुलने का कोशिश मत करो। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं भी अपने परिवार में रहता हूँ। अब मुझे सर्दी भी लग रही है, तुम्हें नहीं लग रही मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लग रही है। मुझे अपना परिवार में जाना है और मैं सोना भी चाहता हूँ। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे परिवार के पास में छोड़ के आ सकता हूँ। लड़की उठ जाती है और इसके बाद मेरी तरफ देखने लगती है। उसकी आंखों से जैसे गंगा जमुना बह रहा था, आंसू निकल रहा था। वो मुझ पर ऐसा देख रही थी कि मैं उस पर दया भाव करूँगा और फिर मैं उसका कहना मान लूँगा।
मैं मान लूँगा कि वो आत्मा बन चुकी है, मैं उसकी बातों पर यकीन कर लूँगा। लेकिन मैं फिर उसके साथ में कोई ऐसा गेम खेलना नहीं चाहता था जो मुझे धोखा दे दे। मैं कैसे भला यकीन करूँगा जब मैं खुद भोगी हूँ उसका, अभी तक वो पैसा मुझे नहीं लौटाई, मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ। तब मैं कहता हूँ कि देखो, तुम्हें अपने घर चला जाना चाहिए। अब जो मेरा पैसा है जब तुम्हारे पास में आए लौटा देना। मैंने तुम्हें भोजन खिला दिया, मैं तुम्हें यहाँ पर बैठ करके तुम्हारी बातें भी सुन ली, लेकिन अब मुझे ठंड का एहसास हो रहा है। मुझे तो अपना घर जाना पड़ेगा, कब तक मैं यहाँ खुले में बैठा रहूँगा। लड़की वहीं पर बैठी रहती है और मैं चल देता हूँ। मुझे लगा कि वो मेरे पीछे पीछे आएगी और कहेगी कि ठीक है, मुझे घर तक में छोड़ दो। मैं यही मन में सोच कर के आया था। आज जब मैं अपने बाइक के पास पहुँचता हूँ, मुझे लगा कि लड़की आएगी। आज जैसे पलट के देखता हूँ ना, लड़की उस जगह से गायब हो चुकी थी। सच कहूँ ना, मैं दौड़ के जाता हूँ, मुझे लगता है कि कहीं बेंच के पीछे वगैरह छिप गई होगी। फिर मेरे साथ में कोई नया गेम खेलने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं हैरान हो गया था जब उस जगह पर लड़की थी ही नहीं, ना जाने कहाँ चली गई। मैं ठंड में तो पहले सिकुड़ रहा था, आज जब मुझे एहसास होता है कि लड़की कहीं सचमुच में आत्मा है क्या। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन डर तो बहुत लगा था। मैं कहूँ ना कि उस टाइम मैं कुछ नहीं देख पा रहा था। मुझे लग रहा था कि बस जल्दी से यहाँ से निकल लो, अपने घर पहुँच लो, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। ये तो वास्तव में प्रेतात्मा बन चुकी है। मुझे ऐसा महसूस होने लगा था जब वो लड़की मेरे को नज़र नहीं आती। इसके बाद मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ और फिर अपने घर लौटता हूँ। ठंड का एहसास काफ़ी हो रहा था। मेरे परिवार वाले कह रहे थे, बेटा कहाँ चले गए थे, कहाँ इतना रात हो गया। और तब मैं बहाना बना देता हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ गया था बातचीत करने में, उसी में टाइम हो गया। भोजन करोगे? हाँ, मैं कहता नहीं, दोस्तों के पास मैं कुछ खा लिया था, पेट भरा हुआ है। मैं सच कहूँ, मैं कुछ भी नहीं खाया था। मैं तो उस चिकन को खाने के लिए उस दुकान पर गया था, और जहाँ पर वो लड़की से मेरी मुलाकात हो जाती है। और इसके बाद पूरी कहानी मैं आपको बता ही चुका हूँ। घर लौटने के बाद कमरे में बंद कर लेता हूँ अपने आप को, और उसी लड़की के बारे में सोचने लगता हूँ। ये कैसे संभव हो सकता है, कैसे हो सकता है? जिंदा लड़की कैसे आत्मा बन सकती है? क्या हुआ था उसके साथ में, कैसे बन गई? मैं इतना कठिन शब्द को मैं समझ नहीं पा रहा था। मुझे लगा कि ये बात को मैं किसी अपने दोस्तों से पूछूंगा और तब इसके बारे में पूरी जानकारी मैं रख पाऊंगा। लेकिन जो मैंने देखा, जो महसूस किया, जो लड़की मेरे नज़रों के सामने से पीठ के पीछे होते ही गायब हो जाती है, तो उसको आप क्या कहोगे? मैं रात भर, आधी रात हो चुका था, हाँ, मैं सही ढंग से आँख बंद करता था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। जैसे नींद आती थी ना, ऐसा लगता था कि वो लड़की मेरे सामने में खड़ी हो। जैसे मैं उस लड़की को देखता था ना, तो पूरे शरीर में सिहरन हो जाती थी। मुश्किल से मेरी आँख झपकती है, और इसके बाद मैं जो भयानक सपना देखता हूँ ना, मेरे होश उड़ जाते हैं। मैं उस सपना आज भी नहीं भूल पाया हूँ। वो लड़की मेरे सपने में आती है, और वो दुखियारी बन के नहीं, जैसे मैं पहले उसको देखा करता था, मेरे दुकान पर आया करती थी, और उसी शान शौकत से आती है, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। और मैं अपने कमरे के बिस्तर पर हूँ, रात हुई पड़ी है, मेरे बेड के पास में आकर रुक जाती है, और मुझे आवाज़ देती है मेरा नाम लेकर के, अजीत उठो, तुमसे बात करनी है। मैं देख करके डर जाता हूँ। मैं समझ लिया था कि ये तो आत्मा बन चुकी है। अभी मेरे मन में वही सब ख्याल चल रहा था। मैं कहता हूँ, तुम तो आत्मा हो, तुम मेरे पास में क्यों आई हो? तुम मुझसे दूर हो जाओ, मेरे से दूर हो जाओ। तब वो हंसती हुई कहती है, मैं दूर हो जाऊंगी, लेकिन अपना कर्जा चुकाने के बाद। मैं अपना कर्जा चुकाए बिना कैसे जा सकती हूँ? यही तो मौका है, मैं अपना कर्जा चुका दूँ। मैं डर जाता हूँ। अब मैं कहता हूँ, नहीं, मैं कोई कर्जा वर्जा मैं आपको दिया नहीं, हम भूल जाते हैं, आप जाओ यहाँ से, मेरा पीछा छोड़ो। इतना मैं डरा हुआ था कि सपने में मुझे लग रहा था कि मैं एकदम, मेरी हालत ख़राब हो गई है। सपने में ऐसा महसूस हो रहा था, डर का वातावरण, ऐसा मैं सब कुछ देख रहा था। और वो लड़की मुस्कुराते हुए, उसकी आंखें लाल लाल हो जाती थी। सपने के अंदर में मुझे ऐसा लग रहा था। और वो लड़की जीत पर अड़ी थी कि नहीं, मैं अपना कर्जा चुकाने आई हूँ,
मैं अपना कर्जा चुका करके ही यहाँ जाऊँगी। आज जब वो जिद कर लेती है तब मैं कहता हूँ कि ठीक है, लाओ मेरा कर्जा मेरे को दे दो, आज तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, मेरा पीछा छोड़ो, मेरे पीछा छोड़ो। पीछा छुड़ाने के लिए मैं ऐसा बोल पड़ता हूँ, और उस जैसे ही बोलता हूँ उसके हाथ लंबे लंबे हो जाते हैं। हाथ देख करके मैं भयभीत हो जाता हूँ और मैं पीछे हटता हूँ, लेकिन पीछे दीवार है। अब दीवार के मैं तो आर पार जा नहीं सकता। मैं कांपने लगता हूँ, सपने के अंदर मैं चीखने चिल्लाने लगता हूँ, और शायद मेरी चीखें भी निकल रही थी। और वो लड़की का हाथ मेरे गर्दन पर आ कर के रुक जाता है, और लड़की कहती है, ये रहा तुम्हारा कर्जा, आज मैं तुम्हें कर्जे से मुक्त कर देती हूँ। जिस लड़कों ने मुझे कर्जा दिया सबके साथ मैंने ऐसा ही किया है, और आज तुम्हारा नंबर है, ये कर्जा मैं तुम्हें लौटा दे रही हूँ। और इसके बाद मैं चीखना चिल्लाना, ऐसा लगने लगा कि मेरा दम घुट रहा है, दम घुट रहा है। अगर मेरे दरवाजे पर दस्तक नहीं होता तो शायद मेरी जान तो सपने में निकल जाती। जब दरवाजे पर दस्तक ज़ोर ज़ोर से होने लगता है, मेरा नाम लेकर के परिवार के लोग आवाज़ लगाने लगते हैं, क्या हुआ अजीत, इतना चीख क्यों रहे हो, चिल्ला क्या रहे हो बेटा, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। तब जैसे सब कुछ एकदम शांत हो जाता है, मेरी आँख खुल जाती है। लेकिन मैं वो पल कभी नहीं भूल पाता जो हाथ उस लड़की का पंजा मेरे गले पर जैसे फांसी का फंदा बना हुआ था। वो मेरा गला घोट रही थी और कह रही थी, मैं तुम अपना कर्जा चुकाने के लिए आई हूँ, और ये कर्जा मैं चुका रही हूँ, ऐसे ही तो मैं कर्जा चुकाती हूँ। मैं कहूँ ना, जब तक मेरे दरवाजे पर दस्तक हो रहा था और मेरी आँख खुल गई थी। लेकिन उस पल मैंने जो एहसास किया था, मेरे पलंग के पास में वही लड़की मुझे दिखाई दी थी, वही लड़की जिसको मैं बहुत प्यार किया करता था। उसके लिए मैं काफ़ी दिनों तक तड़पता रहा था, और वही लड़की मुझे अब मारना चाहती थी। मैं पलंग से कूदता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ, अब फिर घर में रुकता नहीं। ठंडी का माहौल, मैं आंगन में चारों तरफ भागने लगता हूँ। अपने पिताजी को, अपनी मम्मी को, चाची को, जो भी मिलता है मैं उनसे लिपट जाता हूँ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। सब हैरान थे, मेरे परिवार के लोग सब हैरान थे, आखिर मेरे साथ में हुआ क्या है। मेरी माँ कहती है कि तूने कोई बुरा सपना देखा है। मैं कहता हूँ, मैं अपनी मम्मी के पास लिपट जाता था, चाची के पास, अपने चाचा के पास, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जब वो लोग पूछना शुरू कर देती कि आखिर तुम्हारे साथ में हुआ क्या, भयानक सपना देखे हो, तब मैं उंगली की इशारा करता हूँ, नहीं वो अंदर ही है, वो अंदर है। मेरे चाचा मुझ पर नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं कौन अंदर है, अंदर तो कोई नहीं है। वो जा कर के अंदर छानबीन कर चुके थे, कमरे के अंदर में नहीं था, कोई भी नहीं था। लेकिन मैं उस लड़की को अपने कमरे में ज़रूर देखा था, वैसे ही शकल सूरत में, वैसे ही सब कुछ। मैं कहूँ ना, मैं अपने कमरे की तरफ जाना भी नहीं चाहता था, ना देखना चाहता था, इतना डरा हुआ था। मेरे मम्मी को अब सब कुछ लगने लगा कि मेरे साथ में कुछ ना कुछ ऐसी कुछ बात बनी है जिससे मैं डर गया हूँ। मेरे चाचा को शांत कराती है, मेरे पापा को डांटती है कि आप चुप रहो। मैं देखती हूँ ना, मैं पूछती हूँ ना, ऐसे किसी से पूछा जाता है, प्रेम से पूछो ना। मुझे अलग कमरे में ले जाती है। उस कमरे में माता रानी का दरबार था। मेरी मम्मी माता रानी का भक्त थी, सुबह शाम अपना पूजा आराधना किया करती थी। कहती बेटा ये माता रानी का घर है, अब यहाँ पर तुम डरो मत, यहाँ माता रानी खुद मौजूद है, बताओ बताओ तुम्हारे साथ में क्या हुआ है। वाकई में मुझे उस घर में आकर के बड़ा सुकून मिला था। मुझे लगा कि अब तो मेरे पास में सुरक्षा कवच है, माता रानी मेरे पास में बैठी हुई हैं, अब मुझे इस जगह पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मन में एक शांति का अनुभव होता है। अब फिर मैं अपनी माँ से कुछ भी नहीं छिपाता। शुरू से लेकर अंत तक जो भी मेरे साथ में कहानी बनी थी, मैं उस लड़की से प्यार करता था, उसको कितना उधार दिया था सब कुछ बता देता हूँ। मैं उसको स्कूल में ले गया था, जो चिकन खिलाया था वो भी बता देता हूँ। स्कूल तक लेके आया था, उससे मैं बातचीत किया था, एक भी बात माँ से नहीं छिपाया था। जब पूरी बात मेरी माँ समझ जाती है, कहती है शांत हो जा बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा, तू माता रानी के दरबार में है और माता रानी अपने बच्चों को हमेशा ख्याल रखती है। मैं मानती हूँ वो तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे कमरे तक गई होगी, लेकिन अब डरने की ज़रूरत नहीं है। सुबह हो जाने दो,
हम सारे घर को पवित्र कर देंगे। यहाँ पर कोई आत्मा हमारे घर में रुक नहीं पाएगी। ना आज तक ऐसा होता रहा है और ना आगे भी होगा। मैं सच कहूँ ना, हमारे घर में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। ना कोई भूत प्रेत का साया आया था, ना हमारे घर में कोई टोना टोटका घुस सकता था। मेरे माँ का कहना था कि हमारा जो घर है ना, जिसमें माता रानी का दरबार सजा हुआ है, माता रानी हमारी कृपा करती रहती थी। और वाकई में जब सुबह हो जाता है तब मेरे माँ जो है ना, मेरे वाले कमरे को अच्छी तरह से पवित्र कर देती है और कहती है, बेटा डरने की बात नहीं है। अब तुम्हारे सपने में आती है या तुम्हारे सामने में नज़र आती है तब मुझे बताना। जो मेरी माँ थी ना, मुझे एक रक्षा कवच बांध दिया था मेरे हाथ पर और कहने लगी, ये माता रानी का रक्षा कवच है, इसके आगे सब कुछ फेल है बेटा। कोई भी प्रेतात्मा तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना भी बलवान क्यों ना हो। अब तुम डरना मत। लेकिन मेरी हिम्मत टूटी हुई थी। मैं कई दिन तक अपने काम पर जा नहीं पाया था, दुकान बंद पड़ी थी। और आखिरकार मेरे पापा, परिवार के लोग समझाने लगे कि आप जाओ, डरने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ में। और तब मेरी हिम्मत बढ़ती है और इसके बाद अपने दुकान पर जाना शुरू कर देता हूँ। लेकिन ज़्यादा अंधेरा हो जाता ना तो मुझे डर लगने लगता था। मैं बाइक चलाता था, ऐसा लगता था कि जैसे मेरे बाइक के साथ में वही लड़की दौड़ती हुई मेरा नाम लेके आवाज़ लेकर के अजीत अजीत पुकारती हुई दौड़ती आ रही हूँ। कई पल मुझे ऐसा एहसास होता था और मैं एहसास को सही समझता था। अब मैं बिल्कुल उस टाइम तो कांप जाता था, डर जाता था कि अब क्या होगा, अब तो मैं चंगुल में फंस जाऊंगा, ये फिर मुझे नहीं छोड़ेगी, ये फिर मुझे नहीं छोड़ेगी। लेकिन अगले पल वही लड़की मेरे सामने से गायब हो जाती थी। ये सब माता रानी के आशीर्वाद से ही चल रहा था। मैं घर पहुंच जाता था, पूरी कहानी माँ को सुनाया करता था कि माँ आज ऐसा ऐसा एहसास हुआ। और तब मेरी माँ समझाया करती थी बड़े आराम से, बड़े प्रेम से, बेटा तुम्हारे साथ में कुछ दिन ऐसा चलता रहेगा। वो लड़की आसानी से हार मानने वाली नहीं है, वो तुम्हारे नज़दीक पहुंचना चाहती है और वो कभी भी तुम्हारे पास पहुंच नहीं पाएगी। आज पहुंची क्या, ऐसा तुम्हें लगा? और तब मैं कहता हूँ नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। ऐसा लग रहा था कि मेरे बाइक के साथ साथ में दौड़ रही थी, मुझे आवाज़ लगा रही थी। लेकिन अगले पल मैं जब उसको देखता हूँ तो वो नज़र नहीं आती। मेरे माँ समझाती रही कि बेटा डरो मत, हिम्मत से काम रखना, और जब भी वो तुम्हें दिखाई देना माता रानी को याद करना, और देखना सारा संकट दूर हो जाएगा। कुछ दिन तक तुम्हारे साथ में ऐसा चलता रहेगा, वो तुम्हारी पीछा करेगी, ऐसा होता रहेगा। अब वाकई में ऐसा महीनों दिन तक होता रहा था। कभी कभी तो मैं दुकान से जैसे ही बाहर निकलता था ऐसा लगता था कि सामने में खड़ी हो, वही चेहरा, वही रंग, सब कुछ वही कपड़ा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, लेकिन आँखों का रंग बिल्कुल लाल नज़र आता था। जब मुस्कुराती थी ना तो मेरी जान निकल जाती थी। लेकिन अगले पल जैसा मेरे मन में एहसास होता था, अरे माता रानी है ना, माता रानी की कृपा है ना, और फिर अगले पल मेरे मन में जोश भर जाता था। और जैसे जोश भरता था फिर वो लड़की गायब। कभी कभी तो मेरे मोटरसाइकिल आगे दौड़ लगाया करती थी, अब मुड़ मुड़ कर मेरे नाम पुकारती थी, रुक न जाओ, रुक न जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, बहुत सारी बातें मैं तुमको बता नहीं पाई हूँ, चलो हम रुकते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। लेकिन मैं उसकी तरफ कभी भी ध्यान नहीं देता था। उस तरफ सिर्फ मन में एक ही विचार चलता था, माता रानी, माता रानी कृपा कीजिए, माता रानी कृपा कीजिए। अब कृपा होता था। कुछ ही देर में वो लड़की गायब हो जाती थी। ऐसा महीना, 1.5 महीना तक चला था और आखिरकार धीरे 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 सब कुछ शांत होता चला गया। अब वो लड़की ना तो मेरे सपने में कभी नज़र आती है और ना कभी रास्ते में नज़र आती है और ना कभी मैं उसका आवाज़ सुन पाता हूँ। मेरी माँ के कहना था, तब मैं निष्कर्ष पर पहुँचा था कि आखिर ये आत्मा कैसे बनी थी। मेरी माँ का कहना था, माँ ने जो मुझे बताया था और जो मैं आपको बता रहा हूँ, माँ कह रही थी कि बेटा उसका नेचर ही ऐसा था, लोगों का ठगी करना, लोगों को नुकसान पहुँचाना। और वो समझती थी कि मैं बहुत बहादुर हूँ, बहुत मैं आप एक तरह से पैसा कमाने का जोग हूँ। अपने सौंदर्य के बल पर वो पैसा लोगों से निकाल लेती थी, तुम जैसे लड़कों को बेवकूफ़ बना करके। लेकिन बेटा ईश्वर देखता है, ईश्वर सबकी सुध लेता है, कभी न कभी ज़रूर वो टाइम ज़रूर आता है। पाप का घड़ा
उसका भर चुका था। बहुत लोगों उसको परेशान किया था, बहुत लोगों का लूटा, और आखिरकार जब उसका पाप का घड़ा भरता है तब वो ट्रक चाहे जो भी उसको टक्कर मार देता है। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। अब उसके कर्म ही ऐसे थे तो करे क्या, वो तो उसी जोनी में जाना था, उसको तो आत्मा ही बनना था। वो खास लोगों को नज़र आती थी जो उसके पहुंच में थे, जैसे तुम थे, जैसे और भी लड़के थे जिसके साथ में हिरी मिली थी, उन्हीं के पास वो जाती थी, मिलती थी, और वही उनको देख सकते थे, उनकी बात सुन सकते थे। तभी तो तुम्हारे सामने में आई थी, तुमने उसको देखा था, तुमने उसकी मदद भी किया था, उसको खाना भी खिलाया था, चाहे वो चिकन हो या कुछ और हो। तुमने उस रात उसकी मदद किया था, लेकिन बदले में उसने तुम्हारे साथ में क्या दिया? वो फिर धोखा। वो तुम्हें मारना चाहती थी, आज तुम्हारे घर तक, मतलब तुम्हारे बिस्तर तक पहुंच गई थी। जब मैं अपनी माँ की कहा हुआ बात सुनता हूँ ना, तो मैं खौफ में भर गया था कि माँ फिर दोबारा कभी हमारे साथ में ऐसा होगा। तब कहती नहीं, माता रानी पर विश्वास रखो, माता रानी पर विश्वास रखो, माता रानी सब कुछ कुशल मंगल करेगी, ऐसा कभी वो लम्हा नहीं आएगा। अब वाकई में उसके बाद कभी वो समय मेरे साथ में नहीं लौटा जो मैं डर जाऊं। उस लड़की को सामने कभी मैं देखता नहीं था, ना सपने में देखता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अजीत जी की भेजी हुई। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। मेरे पास में प्लेलिस्ट बना हुआ है बहुत सारी कहानियों का, उन कहानियों को भी आप देखिए ना, बड़ा आपको आनंद आएगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा हूँ, जाइए उन कहानियों को आनंद लीजिए। तो दोस्तों, फिर हम मिलते हैं इसी चैनल पर और इसी टाइम पर कल की रात, एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।